जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ISPCS पाथ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो कि 17 मार्च को होना था, वह पोस्टपोन हो चुका है और पोस्टपोन होकर जुलाई में कर दिया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी आपके पास कितना समय है? लगभग 3.5 महीने का आपके पास समय है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर की एक सीरीज लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें हम यूपी पीसीएस के 2012 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन पेपर को बड़े ही डिटेल और विद एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। जो भी एस्पायरेंट सीरियस है उन्हें पता ही होगा कि किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का कितना महत्व होता है, क्योंकि इससे न सिर्फ क्वेश्चन रिपीट होते हैं अपितु एग्जाम के ट्रेंड का भी पता चलता है कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में हम यूपीपीसी 2023 के जो क्वेश्चन पेपर है उसको कवर करेंगे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम प्रत्येक वीडियो में 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और प्रत्येक जो प्रीवियस ईयर है, यानी कि मान लो ये 2023 का पेपर है तो इसके संदर्भ में 3 वीडियो आएंगी, ठीक है। 3 वीडियो इसलिए क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में 150, प्रत्येक पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं और यदि हम पर वीडियो 50 क्वेश्चन को कवर करते हैं तो 3 वीडियो आना लाजमी है। तो हर पेपर के 3 पार्ट में वीडियो आएंगे, ठीक है। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा भी, ताकि आने वाला जो एग्जाम जो आपका जुलाई में होने वाला है उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपका समय बर्बाद ना करते हुए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है देखते हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। सेकंड स्टेटमेंट, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाती हैं। आइए देखते हैं क्यों गलत हो रही हैं। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि ISFR 2021 यानी कि ISFR 2021 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में जो वन आवरण है वह कितना है? 6.15%। वहीं उत्तर प्रदेश का कुल वृक्षावरण जो है, कुल वृक्षावरण कितना है? तो 3.08% हमारा कुल वृक्षावरण है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अतः उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 9.23 यानी कि 9.23% ही वन क्षेत्र है। ये कैसे निकला? तो जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 9.23% निकल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कितना वन क्षेत्र है? 9.23%। और हमारा पास स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? 12.8%, जो कि रॉन्ग हो जाता है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? तो भदोही है, मऊ है, वह मैनपुरी है, ठीक है। और जबकि न्यूनतम वन प्रतिशतता वाले जिले जिनमें भदोही आता है, मैनपुरी आता है, वह देवरिया आता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है वह भी गलत हो जाती है, क्योंकि जौनपुर, गाजीपुर, बलिया में कोई वन भूमि नहीं होने की बात की थी, जो कि अपने आप में गलत है, ठीक है। आयोग के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर था, आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में जो आंसर दिया वो है ऑप्शन डी को सही माना था। लेकिन जो ISFR रिपोर्ट है हमारी, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वह कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो नवीकरणीय ऊर्जा है उन्हें ही गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत करते हैं। ऊर्जा के कितने स्रोत हैं? 2 स्रोत हैं। एक कौन से हैं? गैर पारंपरिक, और एक है पारंपरिक। पारंपरिक, ठीक है। पारंपरिक में कौन कौन से आ जाएंगे? जीवाश्म ईंधन आ जाएगा, ठीक है, जीवाश्म ईंधन। सेकंड, कोयला आदि, ठीक है। पारंपरिक से तात्पर्य है कि जिन ऊर्जा का हम पारंपरिक रूप से यानी कि प्राचीन काल से, या फिर ऐसा कहे कि पहले से यूज करते आ रहे हैं, उन्हें पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। और नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है वह स्वच्छ ऊर्जा होती है। इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता, इससे प्रदूषण बहुत ही कम मात्रा में होता है। और जबकि पारंपरिक ऊर्जा से जो था उससे प्रदूषण काफी मात्रा में होता है। इसीलिए हमारी सरकार का फोकस पारंपरिक ऊर्जा को कम करके नवीकरणीय ऊर्जा पर ज्यादा है, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में भी जाना जाता है, जिसके उदाहरण है सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो ऑप्शन बी इज राइट, अजीजुद्दीन खान द्वारा यह किया गया, ठीक है। पुस्तक का क्या नाम था? दलाई ले फिरोज शाही
जो कि फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी, जिसकी रचना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर उसके दरबारी कवि जिसका नाम था अजूद्दीन खालिद खानी। क्या नाम था, अजूद्दीन खालिद खानी या अजीजुद्दीन खालिद खान, जो भी है, ठीक है, आप इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, उसने किसकी रचना की, अजुद्दीन खालिद खानी ने, तो दलाइल फिरोज शाही की। और ये दलाइल फिरोज शाही फारसी भाषा का एक ग्रंथ है। ठीक है, इसमें विभिन्न विषयों के 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है। ये ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक को नागरकोट के निकट ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। तो क्वेश्चन 4 दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर नहीं किया जाएगा इन वीडियोज में, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं ठहरता। आपको पता होगा किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर जब एग्जाम हो रहा हो उसके 1 साल पहले तक का पूछा जाता है। ठीक है, उसी हिसाब से अपना आप तैयार कर लीजिएगा करंट अफेयर। बाकी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होगी वह मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ताकि ऐसा इसलिए स्किप करना इसलिए लाजमी है क्योंकि इससे वीडियो खामखा ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो उसका कोई औचित्य नहीं ठहरता। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखते रहिए, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में किस प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है वह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। क्वेश्चन नंबर 5 इज निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है। स्टेटमेंट फर्स्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी या पूर्ण परम निर्धनता, सेकंड रिलेटिव पॉवर्टी या सापेक्ष निर्धनता। स्टेटमेंट थर्ड है व्यक्तिपरक निर्धनता और स्टेटमेंट फोर्थ है प्रकार्यात्मक निर्धनता। नीचे दिए कोड से आपको राइट आंसर चुनना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट निर्धनता ही राइट है। आइए जान लेते हैं। निर्धनता के दो प्रकार हैं, पहला है पूर्ण परम निर्धनता और सेकंड प्रकार है क्या, सापेक्ष। पूर्ण परम को हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोल देते हैं और सापेक्ष को हम रिलेटिव पॉवर्टी भी बोल देते हैं। ठीक है, पूर्ण परम निर्धनता में कौन क्या क्या आएगा। पूर्ण परम निर्धनता से तात्पर्य ये है, देखो ये एक्सप्लेनेशन छोड़ते हैं, जो इसका बेसिक मतलब वह है मैं आपको बता देता हूँ। इस पूर्ण परम निर्धनता में आपकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती। ठीक है, कहने का तात्पर्य है जो रोटी कपड़ा मकान है, रोटी कपड़ा मकान है, रोटी कपड़ा मकान है वह भी पूरा नहीं होता, उसकी भी जरूरतें पूरी नहीं होती। सापेक्ष निर्धनता से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पे आपकी बेसिक नीड्स तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर आप चीजें कुछ भी वहन नहीं कर सकते। लाइक आपको रोटी कपड़ा मकान तो मिल जाएगा, लेकिन इससे ऊपर आप कुछ भी चाहेंगे वो चीज आप वहन नहीं कर सकते। बस यही अंतर है पूर्ण परम निर्धनता में और सापेक्ष निर्धनता में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। स्टेटमेंट सेकंड जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाएगा। आर्थिक विकास तथा जनसंख्या दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास अधिक होने से यानी कि तीव्र होने से जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक अगर डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो हमारी जनसंख्या जो है, जनसंख्या कम होगी, क्योंकि लोग अवेयर होंगे, लोग अवेयर होंगे, स्किलफुल होंगे। इसलिए यहाँ पर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो जनसंख्या के अधिक होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन इसी के विपरीत आइए देखते हैं, इसका एक दूसरा पहलू भी है कि यदि जनसंख्या बढ़ती है, लाइक यहाँ पे दे रखा है कि यदि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास जो है वह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या अगर बढ़ती है, जनसंख्या मान लो बढ़ती है, तो इससे हमारी इकोनॉमी को दो प्रकार के, या तो दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। यदि जनसंख्या को हम स्किल कर दे, एजुकेट कर दे, शिक्षा दे दे उन्हें, तो वो क्या करती हैं, जो वो किसी देश की जीडीपी में अपना रोल अदा करती है और जीडीपी में वृद्धि होती है। जीडीपी में वृद्धि होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अपने आप हो जाती है। लेकिन वहीं यदि जनता अशिक्षित रह जाती है, अशिक्षित रह जाती है, ठीक है, या फिर नॉन स्किल रह जाती है, तो अकुशल रह जाती है, तो वो उसका जीडीपी पर कोई योगदान नहीं होगा, और जबकि वो देश की अर्थव्यवस्था में एक तरह से भार बन जाएगी, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है वह नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तो इससे देश की इकोनॉमी आगे ना बढ़कर
वहीं पर ठप हो जाएगी या नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें से पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक आपको देखना है। यहाँ पे आपको ये बताना है पहली गतिविधि कौन सी हुई है और लास्ट में गतिविधि कौन सी हुई है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है प्रारूप समिति की नियुक्ति। सेकंड, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया। थर्ड स्टेटमेंट, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। फोर्थ स्टेटमेंट, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ठीक है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। वहीं प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई वह 29 अगस्त 1947 को हुई। यहाँ से आप देख लेना कि 15 अगस्त को हमारा भारत आजाद हुआ। ठीक है, और 15 अगस्त के बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति की गई। इसके हेड थे अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब इसके हेड थे प्रारूप समिति के। ठीक है, और भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया कब? तो 26 नवंबर को किया गया। इसे संविधान दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। वहीं भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी है। 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। हर साल हम गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को बनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर देना है। एक तरफ सूची 1 में डिजीज दी हुई यानी कि व्याधि बीमारी दी हुई, वहीं सूची 2 में उस बीमारी का जो फैक्टर या कारक दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। खैर नहीं बताता हूँ कि जो डेंगू है, डेंगू क्या है? एक वायरस है। ठीक है, मलेरिया की बात करें तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, फील पाँव जो होता है वह कृमि के कारण होता है, वर्म के कारण होता है। और वहीं पेप्टिक वर्ण की बात करें यानी कि पेप्टिक अल्सर की बात करें, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर इन्होंने विषाणु लिखा हुआ है, जो कि अपने आप में त्रुटिपूर्ण टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। इसलिए आप हिंदी को पढ़ते समय इंग्लिश टर्म भी पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश टर्म मान्य होती ना कि हिंदी टर्म। ये देखिए एक्सप्लेनेशन में वही सब चीजें दे रखी हैं, तो स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज, ठीक है, दो सूचियां दी हुई हैं। एक सूची में पुस्तकों की सूची है, दूसरी में उस पुस्तकों से संबंधित विषयों की सूची है। जो मीरात ए सिकंदरी पुस्तक है, ठीक है, उससे हमें गुजरात के विजय के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं बात करें बुरहान ए माशिर से, बुरहान ए माशिर से हमें जानकारी किसकी मिलती है? तो बहमनी के अहमदनगर इतिहास के बारे में उससे हमें जानकारी मिलती है। किससे? बुरहान ए माशिर से। रियाज उल सलातीन से हमें बंगाल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं रियाज उल इंसा से हमें जानकारी प्राप्त होती है महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह से। तो रियाज उस सलातीन, याद रखना ये दोनों टर्म एक जैसी है, लास्ट का वर्ड चेंज है। तो रियाज उस सलातीन से बंगाल के इतिहास के बारे में पता चलता है। वहीं रियाज उल इंसा से हमें महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह का पता चलता है। एक्सप्लेनेशन में वही सब चीजें दी हुई हैं जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, कुछ खास नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 इज, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन कहा गया है और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, ये देख लेते हैं किसको अभिकथन कहा गया है और किसको कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। वहीं कारण में कहा गया है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। यह स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाती है, क्योंकि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से पर्यावरण असंतुलन होता है, ना कि संतुलन बना रहता है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन बी। 8 सही है और आर गलत है। क्योंकि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि अधिक जनसंख्या द्वारा अधिक संसाधनों की मांग की जाएगी और प्रकृति के पास हमारे लिमिट्स रिसोर्सेस हैं, संसाधन कम है ना। यदि जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो उन संसाधनों की आपूर्ति कैसे होगी? तो इस प्रकार प्राकृतिक असंतुलन की अवस्था एक उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से पर्यावरण असंतुलन एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, जनसंख्या में यदि पर्यावरण असंतुलन का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, अनुशीलन समिति इसके लिए उत्तरदायी थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया। कितने व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया? तो 13 व्यक्तियों को, जिनमें मास्टर अमीन चंद्र, दीनानाथ भाई, बाल मुकुंद, बलराज मैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 इज, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है, इसे स्किप करते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 इज, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शक प्रचारक में सही सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, न्याय दर्शन का संबंध गौतम से है।
आइए अन्य दर्शनों की बात कर लें तो न्याय दर्शन का संबंध गौतम से है, ठीक है। उत्तर मीमांसा दर्शन के संस्थापक बादरायण जी हैं, वहीं पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी जी हैं। वैशेषिक का संबंध कणाद से, वैशेषिक दर्शन कणाद से संबंधित है। आप इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। याद रख लीजिएगा कि अच्छे से कि उत्तर मीमांसा बादरायण से संबंधित है और पूर्व मीमांसा जैमिनी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 इज भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में आरंभ हुई। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1869 से लेकर 72 तक था। इसी के काल में 1871-72 में जनगणना का सर्वप्रथम कार्य किया गया था। और यह जो जनगणना थी वह क्या थी? अनियमित जनगणना थी, यानी कि रेगुलर जनगणना नहीं हो रही थी, पहली बार की गई थी, जो कि एक अनियमित जनगणना थी। और कब की गई? 1871-72 में। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन आता है, ठीक है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल क्या कब है? तो 1880 से लेकर 84 तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। और इसी ने अपने कार्यकाल के दौरान 1881 में नियमित रूप से, कब? तो फिक्स रूप से जनगणना का कार्य किया। तब से प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना का कार्य किया जा रहा है और आज भी प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। 2011 तक की जनगणना कंप्लीट हो चुकी है। 21 की जनगणना होनी है, जो अभी तक सरकार करवा नहीं रही है, लेकिन जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों हम बजट का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बजट के क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि अभी जो बजट है वो अंतरिम बजट प्रस्तुत हुआ है, तो हो सकता है इस अंतरिम बजट से भी क्वेश्चन हो और पुराना जो बजट है वहां से भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ ले, तो इसलिए हम बजट को कवर करेंगे, ठीक है। आपकी मर्जी है बजट वाले क्वेश्चन को देखना है तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन अगर आप देख लेते हैं तो वह आपके हित में ही है, इससे आपका कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहा है बजट में। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत की कटौती दर्ज की गई। वहीं पिछले सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारी, वह कहता है कि पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये आंसर गलत है, ठीक है। क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा जो ज्यादा आवंटन किया गया वह किया गया आवास योजना में, पीएम आवास योजना में सबसे ज्यादा आवंटन बढ़ाया गया है, ना कि जल जीवन मिशन हेतु। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संघीय बजट 23-24 में पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु जो आवंटन किया गया वह सर्वाधिक लगभग 18% की कटौती की गई। किसमें की गई? तो मनरेगा में सर्वाधिक कटौती की गई, कितनी? तो 18% की। मनरेगा के लिए जो 22-23 में बजट में 73,000 करोड़ का प्रोविजन था। कितना प्रावधान था 2022-23 में मनरेगा हेतु? 73,000 करोड़ का, जिसे 23-24 के बजट में घटाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया गया, 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। वहीं संघीय बजट 23-24 की बात करें, उसमें जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। लेकिन बजट 2022-23 से यदि तुलना की जाए तो 22-23 में जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जो कि 2022 से 2023-24 के बजट में कितना अधिक है? तो 16.6% अधिक है। लेकिन सर्वाधिक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वाधिक वृद्धि की गई, कितनी? लगभग 66% वृद्धि की गई। संघीय बजट 22-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन था, परंतु 23-24 में यह बढ़ाकर कितना कर दिया? 79,590 करोड़ रुपए। अब देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ा के कर दिया। आइए एक बार और मैं फटाफट आपको बता दूं, मनरेगा के लिए 2022-23 में कितना प्रोविजन किया गया था? तो 73,000 करोड़ रुपए, जिसे घटाकर 23-24 के बजट में कितना कर दिया? 60,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन यानी कि इसमें सर्वाधिक कटौती की गई 18% की मनरेगा में। लेकिन जल जीवन मिशन में की बात करें तो 23-24 के बजट में कितना प्रोविजन किया? तो 70,000 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन वहीं 22-23 में इसके लिए प्रोविजन कितना किया गया था? तो 60,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 22-23 में इसके लिए कितना प्रोविजन किया गया था? 48,000 करोड़ रुपए, लेकिन 23-24 में इसे बढ़ा के कर दिया गया 79,590 करोड़ रुपए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर। क्वेश्चन है करंट अफेयर से है दोस्तों, इसे स्किप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कवित्री दी हुई है और एक तरफ उनसे संबंधित पुस्तकें दी हुई हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, क्योंकि गंगाबाई का संबंध गणेश देवलीला पुस्तक से नहीं है, ठीक है। विनय मल्लिका पुस्तक का संबंध है दयाबाई से, ठीक है। वहीं सहज प्रकाश पुस्तक का संबंध है सहजोबाई से।
वहीं स्वर्ण बेला की कविता पुस्तक का संबंध सोन कुमारी से है। अब हम बात करते हैं कि गंगाबाई कवित्री का संबंध किस पुस्तक से है, तो इनका संबंध देवी त्रिया निषेध पुस्तक से है। गंगाबाई का संबंध है देवी त्रिया निषेध पुस्तक से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है, तो ऑप्शन सी इज राइट, राज्य निर्वाचन आयोग करता है पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग पंचायतों के समस्त चुनाव के संचालन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि संविधान के अनुच्छेद 243 के अकॉर्डिंग पंचायतों के चुनाव के कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, अब यह राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों व नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति किसको दी गई है, तो राज्य निर्वाचन आयोग को दी गई। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होगा। कितने होंगे कितने होंगे आयुक्त, तो एक होगा। एक निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति कौन करता है स्टेट में, तो राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 19 इज, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन कब आया, 1977 में आया। उसकी प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ओके, पहली स्टेटमेंट देख ली, अगली स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, केवल पहली स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि इसने द्विस्तरीय व्यवस्था की बात तो की थी, लेकिन विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु, अब खंड को माना, खंड का मतलब होता है ब्लॉक को माना जाए, ऐसा इसने कोई सिफारिश नहीं की थी। इसके अकॉर्डिंग जो हमारी अशोक मेहता समिति थी उसके अकॉर्डिंग जो विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु होगा वो कौन होगा, जिला होगा। आइए देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी सिफारिशें थी। पंचायती राज व्यवस्था के लिए मूल्यांकन और इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दिसंबर 1977 में सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कुल 132 सिफारिशें थी, जिसकी मुख्य सिफारिश आइए देख लेते हैं। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था का गठन, राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला को प्रथम बिंदु में होना चाहिए। थर्ड में कहता है कि अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति यानी कि टैक्स लगाने की पावर हो पंचायती राज संस्थाओं के पास। ठीक है, फोर्थ में कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं के मामले की देखरेख के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। फिफ्थ जो कहता है उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान रिजर्व होना चाहिए, आरक्षित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 इज, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर, दोस्तों क्वेश्चन एक करंट अफेयर का है। ठीक है, करंट अफेयर से संबंधित है, इसे स्किप करेंगे। हालांकि यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में यूपी से संबंधित भी करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, तो आप इन पर भी ध्यान दीजिएगा और यूपी के करंट अफेयर को भी तैयार करके जाइएगा क्योंकि वहां पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, 120 अध्याय और 8 खंडों में चरक संहिता विभाजित है। चरक जो थे वह कुषाण शासक कनिष्क के समय में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इन्होंने चिकित्सा पर एक चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें 120 अध्याय और 8 खंड है। क्वेश्चन नंबर 22 इज, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स या घटकों का बना होता है, जो मानव हृदय है वह कितने चैम्बर्सों का बना होता है, चैम्बर से बना होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन अत्यंत ही इजी है। ठीक है, यूपीपीसी में कई क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही इजी होंगे और इन क्वेश्चनों को आपको गलत नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन सभी सही करेंगे। यदि आप इन क्वेश्चन में ब्लंडर करते हैं तो आपका एग्जाम से बाहर होना फिक्स है, तय है। ये इस बात को गांठ बांध लीजिए, किसी भी प्रकार से इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दायां व बायां अलिंद के रूप में मानव हृदय दो ऊपरी कक्षों में तथा दायां व बायां निलय के रूप में मानव हृदय दो निचली कक्षों में बटा होता है। इस प्रकार मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, टोटल 4 कक्षों में यह विभक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि करंट अफेयर से संबंधित है, स्किप करते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24 इज, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया, तो ऑप्शन ए इज राइट, मॉडर्ना है। इसको विकसित किया यूएसए द्वारा। ठीक है, स्पुतनिक को विकसित किया, मतलब स्पुतनिक को आविष्कार किया स्पुतनिक का तो रशिया द्वारा किया गया। ठीक है, सिनोवैक्स की बात करें तो इसका निर्माण किया गया चीन द्वारा।
और नोवोवैक्स की बात करें, इसका निर्माण भी यूएसए द्वारा किया गया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में वही चीजें दे रखी हैं, यहाँ आपको एक बार मैं दिखा दूं कि मॉडर्ना जो वैक्सीन है वो अमेरिका द्वारा विकसित एक एमआरएनए वैक्सीन है, ठीक है। स्पुतनिक जो है रशिया द्वारा विकसित वायरल वेक्टर वैक्सीन है। नोवोवैक्स की बात करें तो है प्रोटीन आधारित टीका जिसे अमेरिका ने ही विकसित किया है। और सिनोवैक्स की बात करें तो यह चीन द्वारा विकसित एक वायरस टीका है। वही सब चीजें जो मैंने आपको आगे बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 इज 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया? तो 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किसने किया? तो ऑप्शन ए इज राइट, इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा किया गया। 19 फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया। किसान सभा ने किसानों से बेदखल जमीन को जोतने व बेगार न करने की अपील की थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 इज वैदिक काल प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी होता था? तो ऑप्शन बी इज राइट, यह रेवेन्यू कलेक्टर ऑफिसर होता था, यानी कि राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 27 इज सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से आपको राइट आंसर को चुनना है, ठीक है। तो आर्टिकल 324 का संबंध यहाँ पे किससे है? तो निर्वाचन आयोग से। वहीं आर्टिकल 315 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 315 का संबंध लोक सेवा आयोग से है। आर्टिकल 280 की बात करें हम तो 280 का संबंध हमारे वित्त आयोग से है। और आर्टिकल 338 का संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। तो आर्टिकल्स को आप अच्छे से याद करके जाइए, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल ही करने। आप प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे तो वही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि कई आर्टिकल्स रिपीट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्लेनेशन में वही चीजें दे रखी हैं, देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, कि जीएसडीपी को 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति है, यानी कि राज्य 3.5% तक का राजकोषीय घाटा रख सकते हैं। केंद्रीय बजट 23-24 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कई प्रोविजन किए गए हैं। राज्यों में 50 वर्ष के लिए व्यय मुक्त ऋण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कुल व्यय जो 23-24 के बजट में किया गया है वह लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का था, ठीक है। 2025-26 तक जो राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का प्रोविजन किया गया। कब तक? तो 2025 से लेकर 26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया है। 23-24 के बजट 2023-24 के बजट में राज्यों को जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटे की अनुमति भी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 29 इज मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो वह नागसेन थे। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। मिलिंद पन्हो जो बुक है, ठीक है, वह राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन, जिसे नागार्जुन के रूप में भी जाना जाता है, उनके मध्य एक संवाद के रूप में एक ग्रंथ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन सी इज राइट, प्रिंस हैरी जो है उन्होंने स्पेयर पुस्तक को लिखा है। स्पेयर पुस्तक की रचना प्रिंस हैरी द्वारा की गई है। और इस पुस्तक के स्तंभ में एक कुलीन कहावत है, वह यह है कि एक उत्तराधिकारी और एक अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि उत्तराधिकारी के साथ कुछ भी होने पर परिवार में विरासत बनी रहे। आपके लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि स्पेयर पुस्तक की रचना किसने की? तो प्रिंस हैरी ने की। क्वेश्चन नंबर 31 इज नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन कहा गया, दूसरे को कारण कहा गया है। कथन में कहा गया है कि फरवरी 2023 में, क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड है, स्किप करते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 भी करंट अफेयर से संबंधित है और क्वेश्चन नंबर 33 भी करंट अफेयर से संबंधित है, इसे भी स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, मीरा कुमार जो है वह 15वीं लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर चुनी गई है। कौन? तो मीरा कुमार चुनी गई है। अब मेल की बात करें, यानी कि मेल में फर्स्ट स्पीकर कौन रहा है लोकसभा का? तो वो रहे हैं गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वह लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे मेल में, ठीक है। महिला की बात की जाए तो मीरा कुमार रही हैं प्रथम स्पीकर लोकसभा की।
इन्हें जीवी मावलंकर भी कह देते हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, जो कि इकोनॉमिक सर्विस है, इसे स्किप करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कुछ पेशवाओं की लिस्ट दी हुई है, उनको फर्स्ट टू लास्ट अरेंज करना है, ठीक है। फर्स्ट में दे रखा है बालाजी विश्वनाथ, सेकंड में दे रखा है बाजीराव प्रथम, थर्ड में दे रखा है नारायण राव और फोर्थ में दे रखा है माधवराव। तो जिसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, ठीक है। सबसे पहले जो कार्यकाल आया बालाजी विश्वनाथ का है, जो कि 1713 से लेकर 1720 तक रहे पेशवा, ठीक है। वहीं बाजीराव प्रथम का जो कार्यकाल था वो 1720 से लेकर 1740 तक रहा। वहीं माधवराव प्रथम की हम बात करें तो इनका कार्यकाल 1761 से लेकर 1772 तक रहा। नारायण राव की बात करें हम तो नारायण राव का जो कार्यकाल रहा वह 1772 से लेकर 1773 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन सी इज राइट, डोनेटेस्क है। डोनेटेस्क यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र रहा है। कंट्री तो नहीं कहेंगे क्योंकि यूक्रेन खुद एक कंट्री है। यहाँ से इस क्वेश्चन को देख के आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि खनिजों से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीपीसीएस में। और कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो देश है वो किस खनिज में अग्रणी है, या फिर किस देश के अंदर कि कौन सा खनिज ज्यादा मात्रा में होता है, किस केंद्र में होता है, यह सब भी एग्जाम में पूछा जाता है। आइए एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? डोनेटस्क है। यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित है और लगभग यूक्रेन का 90% जो कोयला उत्पादन होता है वह कहाँ से होता है? तो डोनेटस्क से होता है। डोनेटस्क से 90% यूक्रेन का कोयला उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, यह आपको देखना है। तो स्टेटमेंट ए में कहा गया है कि महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। स्टेटमेंट बी, यदि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु जवार की स्थिति है। स्टेटमेंट सी, बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। और ऑप्शन जो स्टेटमेंट हमारी डी है, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद जवार आता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, महासागरीय लवणता जो है वह कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। और यदि बात की जाए सेकंड स्टेटमेंट में, तो यदि सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु जवार की ना होकर दीर्घ जवार की होती, दीर्घ जवार की स्थिति होती है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समांतर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में क्या आती है? कमी आती है। लेकिन उच्च तापक्रम, उच्च वाष्पीकरण के साथ न्यून आर्द्रता के सम्मिलित प्रभाव के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा पर लवणता सर्वाधिक होती है। एक बात बता दूं, जो विषुवत रेखा है यानी कि 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश है जिसे हम इक्वेटर के रूप में जानते हैं, वहां पर महासागरों में लवणता सबसे कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे वर्ष भर बारिश होती रहती है, जिससे महासागर को स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है, इसलिए वहां पर जो महासागरीय लवणता है सबसे कम होती है। वहीं बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा पर, वहां पर हाई टेम्परेचर होने के कारण और उच्च वाष्पीकरण होने के कारण और न्यून आर्द्रता के कारण जो महासागरीय लवणता है वह अधिक होती है। क्योंकि न्यून आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर भी कम होगी, ठीक है। आर्द्रता कम होने के कारण वर्षा भी कम होती है, ठीक है। वर्षा कम होगी अगर तो स्वच्छ जल की आपूर्ति भी महासागर को कमी होगी। अब महासागर में जब स्वच्छ जल ही कम जाएगा तो वहां पर महासागरीय लवणता जो है वह तो अधिक हो ही जाएगी। कॉमन सेंस की बात है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार जवार भाटा आता है, ठीक है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उनके सम्मिलित आकर्षण, देखो सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वह मिल जाता है, जिसे हम सम्मिलित आकर्षण बल के रूप में जानेंगे, और जिसके कारण क्या होता है? दीर्घ जवार आते हैं, ना कि लघु जवार। वहीं बेंगुला धारा की हम बात करें तो बेंगुला धारा वह दक्षिण अटलांटिक महासागर में, ना कि प्रशांत महासागर में। और ये एक ठंडी जलधारा है, लेकिन कहाँ बहती है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट पर जवार आता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा कि डेली पृथ्वी पर जवार आते हैं, परंतु 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पर। क्वेश्चन नंबर 39, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन सी इज राइट, गुन्नार मिडल द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 40, ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राइट है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है देखते हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। सेकंड स्टेटमेंट, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। ईवी रामास्वामी नायकर,
ठीक है, जिन्हें पेरियार के रूप में हम जानते हैं। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग तो लिया, लेकिन 1925 में कांग्रेस को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस में ब्राह्मणों के प्रतिनिधित्व की उपेक्षा हुई, इसलिए इन्होंने 1925 में कांग्रेस को ही छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 41 करंट अफेयर से संबंधित है, स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 भी करंट अफेयर से संबंधित है। वहीं क्वेश्चन नंबर 43 करंट अफेयर से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे कुछ जानने लायक इन्फॉर्मेशन है कि एमिशन गैप रिपोर्ट यानी कि उत्सर्जन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूएनईपी। यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट एनवायरनमेंट एनवायरमेंट प्रोग्राम ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 44 इज एक भौगोलिक इकाई जो अब पानी को इकट्ठा करती है, उसका भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट, उसे जल विभाजक कहा जाता है। जल विभाजक ऐसी इकाई है यानी कि यूनिट है जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी को छोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 45 इज मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में क्वेश्चन एक करंट अफेयर का है। आइए जान लेते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है। सारी इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, आप वर्तमान का HTI कर लेना, उसमें भारत की रैंक देख लेना, पिछले साल कितनी रैंक रही है यह देख लेना, क्योंकि कई बार कंपैरिजन में पूछ लेते हैं। यहाँ पे जो जानने लायक बात है वह है कि मानव विकास रिपोर्ट 1990 से जारी की जा रही है और यह एक समग्र सूचकांक है जो 4 संकेतकों पर आधारित है। ये 4 संकेतक कौन कौन से हैं ये देखते हैं। फर्स्ट है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सेकंड स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, थर्ड स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, फोर्थ सकल राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन था कथन सही नहीं है। ज्यादातर यूपीपीसीएस में जो क्वेश्चन आते हैं वह सही नहीं वाले ही आते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन सही है, मतलब जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि सब्सिडी में 9% नहीं दिया गया था। सब्सिडी में जो परिव्यय किया गया था यानी कि जो सब्सिडी में खर्च किया गया, कितना किया गया, 7% का। ब्याज भुगतान में सर्वाधिक खर्च किया गया, लगभग 20% का। वहीं करों एवं शुल्कों में राज्य की जो भागीदारी रहती है उस पर 18% का खर्च किया गया और रक्षा व्यय यानी कि डिफेंस सेक्टर में खर्च किया गया 8% का। क्वेश्चन नंबर 47 इज दो लिस्ट दी हुई है जिसमें एक तरफ जनसंख्या के कुछ सिद्धांतों का वर्णन है और दूसरी तरफ उन सिद्धांतों के प्रतिपादकों का वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जो जनसंख्या यहाँ पे सिद्धांत दिए हुए हैं उनसे मैं आपको संबंधित बता देता हूँ कि कौन सी जनसंख्या का सिद्धांत, किस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे हैं। ठीक है, मान लो कि जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक रहे हमारे माल्थस जी। माल्थस ने जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत दिया। ठीक है, वहीं बात करें जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की तो यह दिया है थॉमसन ने। अब उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत है वह दिया है एडविन केनन द्वारा, और वहीं सामाजिक अपसमायोजन जो सिद्धांत है वह दिया गया है हेनरी जॉर्ज द्वारा। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। वही सब चीजें हैं, एक तरफ जनसंख्या के सिद्धांत है, दूसरी तरफ उन जनसंख्या के सिद्धांत के प्रतिपादकों का वर्णन है। उपयुक्त जनसंख्या का सिद्धांत एडविन केनन द्वारा दिया गया, सामाजिक समायोजन सिद्धांत दिया गया हेनरी जॉर्ज द्वारा, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया थॉमसन द्वारा, और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत दिया माल्थस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 इज निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा कौन है, तो घटपर्णी होता है। घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, इसे इंग्लिश में नेफेथीन्स भी कहते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, जो नेफेथीन्स है यानी कि घटपर्णी है वह कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, यह उन दलदली जगहों में उगता है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है अथवा वे जमीन के नाइट्रोजन को उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं। लाइक नेफेथीन्स जो पौधा है दोस्तों वह है जमीन में जो नाइट्रोजन है उसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं, या वहां पर उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, उस मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। जीवन के लिए प्रोटीन अत्यंत ही जरूरी है और इसे प्राप्त करने के लिए पौधों को नाइट्रोजन मिलना चाहिए, और नाइट्रोजन के लिए ये पौधे निकट आने वाले कीड़ों का भक्षण करते हैं। ठीक है, यानी कि जो नेफेथीन्स है वह उस मिट्टी पे उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और अपने नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं और कीटों से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। भारत में ये जो पौधे हैं वह मेघालय में पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं, तो मेघालय में ये ज्यादातर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 इज संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको के बीच सीमा पर कौन सी नदी स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट, हालांकि
ऑप्शन ए भी राइट होगा, क्योंकि दोनों ही नदियां अमेरिका और मेक्सिको के मध्य सीमा बनाती हैं, लेकिन आयोग ने केवल ऑप्शन डी को सही माना है। तो यहाँ पे जो रियो ग्रांडे है उसको आयोग ने सही माना है, परंतु रियो ग्रांडे के अलावा कोलोराडो नदी दोनों ही अमेरिका व मेक्सिको के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि नीति जो दर्रा है वह उत्तराखंड में स्थित है। अघिल दर्रा की बात करें तो यह लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। माना दर्रा की बात करें यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। और दीफू की बात करें तो दीफू जो दर्रा है वह है अरुणाचल प्रदेश में। आइए देख लेते हैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है। दीफू दर्रे की हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में है। अघिल दर्रे की बात करें तो लद्दाख में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर यूपीपीसीएस 2023 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आने वाली वीडियो में हम 50 क्वेश्चनों को और करेंगे, देन थर्ड पार्ट में 50 क्वेश्चन और होंगे। तो यहाँ पर 3 पार्ट में यूपीपीसीएस 2023 का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।